Hello, good evening to everybody. I hope that you all are doing well. And I am CS Jaspreet Dhanjal, your Unacademy educator for business communication, current affairs, and legal aptitude. So, here I am with the one short revision of uh, टाइप्स ऑफ कंपनीज़ राइट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप बहुत इन डेप्थ रिविजन करना चाहते हो तो पहले वो 4 पार्ट्स पढ़ देख लो। ये जो वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो वो चारों पार्ट्स देख के अब यहाँ पे आए हैं, नाउ दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट राइट। तो कंपनीज़ को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करा जाता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर मैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे देखूँ तो 3 तरीके की कंपनीज़ होती हैं: चार्टर, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड। चार्टर होती हैं जो रॉयल फैमिलीज़ बनाती हैं या किंग्स या क्वींस के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनीज जो स्टैचूट बनाते हैं, जो एक्ट की तरफ से बनाई जाती हैं। एंड रजिस्टर्ड कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या 1956। हमने इसे काफ़ी डेप्थ में पढ़ा था, मैंने नोट्स भी बनवाए थे। अगर आप उतनी डेप्थ में देखना चाहते हो सो गो एंड रेफर टू द वीडियो। सो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें हम क्लासीफाई करते हैं इनटू चार्टर कंपनीज़। चार्टर कंपनीज़ होती हैं जो किंग्स या क्वींस बनाती हैं। स्टैचुटरी कंपनीज़ होती हैं जो स्टैचूट या एक्ट के अंडर बनती हैं। एंड रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं जो 2013 या 1956 दोनों में से किसी के अंडर भी बनाई जा सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूँ तो लाइबिलिटी 2 तरीके की होती है: लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड में 2 तरीके होते हैं: शेयर्स एंड गारंटीज, और अनलिमिटेड। पहले मैं अनलिमिटेड की बात करती हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जहाँ योर पर्सनल असेट्स आर ऑन स्टेक। ठीक है, कल को कंपनी अगर अपने डेट्स वापस नहीं कर पाई तो एज अ मेंबर वो आपका घर तक बेच सकते हैं, वो आपका सारा सामान बेच सकते हैं, राइट। बट इफ़ आई से द लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। या तो वो शेयर से लिमिटेड होती है या तो वो गारंटी से लिमिटेड होती है। अगर वो शेयर से लिमिटेड होती है तो टेक्निकली जितने के आपने शेयर्स लिए हैं बस उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है, उसके ऊपर एक पैसा भी नहीं है। और दूसरा, अगर मैं गारंटी की बात करती हूँ तो गारंटी के केस में पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे आपने कितना पैसा देना है, उतनी ही लाइबिलिटी होती है, उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं होती। सो लाइबिलिटी 2 तरीके से बाइफरकेट होती है: लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड में वो बाय शेयर्स भी हो सकती है, बाय गारंटी भी हो सकती है, और अनलिमिटेड में तो वो अनलिमिटेड ही रहेगी। ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस स्मॉल कंपनीज होती हैं, अदर कंपनीज होती हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, अगर मैं कंट्रोल की बात करूँ तो होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट होती है। ठीक है, किसका किस पे कंट्रोल है? होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है 51% ऑफ शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। 51% ऑफ शेयर्स, और साथ में या फिर अगर वो उसके बोर्ड की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है तो वो भी है। एंड जो एसोसिएट कंपनी होती है उसमें दूसरी कंपनी का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, और जब हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को आगे देखते हैं तो दैट इज़ 21%, या बोर्ड को कंट्रोल करना। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के इसके बेसिक्स, इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आती हैं वो कंपनीज जो कि चैरिटी करती हैं, जो कि जिनका ऑब्जेक्टिव होता है किसी को डेवलप करना, किसी को प्रमोट करना, किसी को आगे लेके जाना। नाउ हियर द पॉइंट इज़, हमेशा एक बात आपने याद रखनी है कि हर कंपनी का एक फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है रादर, पैसा कमाना। लेकिन सेक्शन 8 एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे हम ये देखते हैं दैट इनकी जो ड्यूटी है वो है चैरिटी करना, फिलेंथ्रोपिक काम करना, राइट। सो 2013 ने सारी कंपनीज बताई हैं, बट बेसिकली 3 कंपनीज होती हैं: प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। आई होप कि जो ऊपर की क्लिप्सेस हैं वो आपको समझ आ गए हैं। अगेन अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप डिटेल्ड वीडियो देखो। बेसिक 3 कंपनीज होती हैं: प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी। प्राइवेट कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें 2 मेन चीज़ें आर्टिकल्स में बताई जाती हैं। नंबर 1 इज़ रिस्ट्रिक्शन। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। उसके पीछे ये रीज़न होता है वाई दे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, बिकॉज ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट पैसा इन्वॉल्व है, एंड दे कांट लेट एनी बडी टू ट्रांसफर द शेयर्स टू एनी बडी। वो कोई भी इंसान हो सकता है, वो कंपेटिटर हो सकता है, दैट पर्सन कुड बी अ थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे वो अलाउ नहीं करते। सो ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं बट प्रोहिबिट नहीं करते। दे जस्ट से कि जब आपने शेयर्स बेचने हैं तो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स से पूछो, अगर वो नहीं लेते तो किसी बाहर वाले से पूछना है। सो नंबर 1, दे रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। एंड नंबर 2, एक्सेप्ट एन ओपीसी, इसका जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट है वो है 200, राइट। सो इनकी मेंबर्स का लिमिट भी है। ओपीसी में नहीं होता बिकॉज ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, मैक्सिमम मिनिमम एक ही मेंबर होता है।
बट दे लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। तो इस 200 में कौन कौन नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 में, इस मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 में वो लोग नहीं आते जो इनके एम्प्लॉयमेंट में है, और वो लोग नहीं आते जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे। अब उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है लेकिन अभी भी वो मेंबर है। सो करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज़ या एक्स एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसमें नहीं इंक्लूड होते। तो इन 200 में जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं और जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने शेयर्स हेल्ड किए हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। एंड लास्टली, कोई भी प्राइवेट कंपनी आईपीओ से पैसा रेज नहीं कर सकती, पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती। दिस इज़ क्वाइट कॉमन सेंस एंड क्वाइट रेलेवेंट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने बेनिफिट के लिए काम करती है, प्राइवेट बेनिफिट के लिए काम करती है। तो अगर वो अपने बेनिफिट के लिए काम करती है तो खुद ही पैसा लगाएगी, पब्लिक से पैसा वो नहीं ले सकती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइवेट कंपनी, जिसमें हम मेनली देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है। ओपीसी के अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें 200 हैं। इस 200 में करंट एम्प्लॉयज़ और एक्स या फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं है लेकिन अभी भी शेयर्स हेल्ड किए हैं वो। एंड नंबर 3, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, किसी भी तरीके से वो इन्वाइट नहीं कर सकते पब्लिक से पैसा, बिकॉज दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट अलाउड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, राइट। मेन इसमें पॉइंट ये आता है कि पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी होती है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, दैट इज़ ऑल्सो डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, राइट। इसके बाद आता है ओपीसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओपीसी क्या होता है? ओपीसी 1 पर्सन कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन जो है मेंबर होता है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। अब बच्चे क्या करते हैं, मेंबर और डायरेक्टर में कंफ्यूज जाते हैं। डायरेक्टर अलग होता है, मेंबर अलग होता है, मेंबर ओनर होता है, डायरेक्टर मैनेजमेंट होती है। ओपीसी में डायरेक्टर्स की जो प्रोविज़न है वो सेम रहती है, बट मेंबर में मैक्सिमम मिनिमम एक ही मेंबर हो सकता है, राइट। इसके अलावा जो है ओपीसी में जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा वो मेमोरेंडम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हो जाएगा, यही मेंबर हो जाएगा, राइट। इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होते हैं। डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 15 है। ये क्लास में भी हमने इन डेप्थ डिस्कस किया था, तो आई थिंक आपको याद होगा कि ओपीसी में मेंबर ही सिर्फ मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 होता है, नॉट द डायरेक्टर्स, राइट, नॉट द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के केस में मिनिमम इज़ 1 एंड मैक्सिमम इज़ 15, जस्ट लाइक अदर कंपनीज। इन ड्यूरिंग द नॉर्मल क्लास ऑल्सो काफ़ी बच्चे से डिस्कशन करने लगे कि अच्छा मैम ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि डायरेक्टर अलग हैं और मेंबर अलग है। मेंबर 1 हो सकता है बट डायरेक्टर 1 to 15 ही होगा, और अगर 15 से बढ़ाना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी। उसी से आगे चलते हैं चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स पे, जो कि है सेक्शन 8 कंपनी। ना अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, मैं बच्चों से कहती हूँ कभी भी नहीं कहना कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी है, हमेशा कहना है कि सेक्शन 8 कंपनी है, क्योंकि वाइल रीडिंग बेयर एक्ट हर जगह पे रेफरेंस होता है सेक्शन 8 कंपनी का। सेक्शन 8 कंपनी 3 मेन चीज़ें करती है। नंबर 1, वो ऑब्जेक्ट को प्रमोट करती है, चाहे वो कॉमर्स का है, आर्ट का है, साइंस का है, स्पोर्ट्स का है, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, मतलब एनीथिंग इट कैन प्रमोट। नंबर टू, इट इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट। खुदा अगर बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट वापस से आपने बिजनेस में ही लगाना है। एंड नंबर 3, डिविडेंड बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देना, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देना। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी के लिए, विच इज़ सेक्शन 8 कंपनी। नंबर 1, किसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना। नंबर 2 सॉरी, जो भी प्रॉफिट्स आप अर्न कर रहे हो वापस से उसे बिजनेस में लगाना। एंड नंबर 3, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द मेंबर्स। तो अगर कोई मेंबर बन भी गया है तो भी जो है उन्हें डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, प्रोहिबिशन है इसके ऊपर, विच इज़ वेरी 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 important, right? Moving ahead to the government company. Government company वो होती है जिसमें not less than 51% of paid up share capital is either held by the state government, either held by the central government, or partly by state government and partly by central government. That's it. नाम से ही पता चलता है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होगी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का राज चलेगा, है ना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और कंट्रोल ऑटोमेटिकली कहाँ से आता है? पेड अप शेयर कैपिटल से। सो
अगर किसी भी कंपनी का 51% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या अकेली स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्ड किया है या अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड किया है या दोनों ने मिलकर हेल्ड किया है तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, राइट। तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। मूविंग फॉरवर्ड टू फॉरेन कंपनी एज द नेम सजेस्ट वो कंपनी होती है विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसकी जो इनकॉर्पोरेशन है वो तो इंडिया में हुई नहीं होती, ठीक है, वो आउटसाइड इंडिया हुई होती है। तो आप बोलोगे मैम ठीक है, अगर इनकॉर्पोरेशन बाहर हुई है तो फिर यहाँ ये क्या कर रहे हैं या यहाँ हम उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे। भले ही इनकी इनकॉर्पोरेशन बाहर हुई है लेकिन एक प्लेस ऑफ बिजनेस है इनका इंडिया में। वो प्लेस ऑफ बिजनेस किसी एजेंट के थ्रू हो सकता है, फिजिकली हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो सकता है। एंड इट कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस का होना और बिजनेस एक्टिविटी का होना। अगर सिंपली प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो भी हम उसे फॉरेन कंपनी कंसिडर नहीं करते, बिकॉज द वर्ड बीइंग यूज्ड इज एंड। तो प्लेस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए एंड वो बिजनेस भी कर रही होनी चाहिए, देन ओनली इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फॉरेन कंपनी, तभी हम उसे फॉरेन कंपनी जो है कह सकते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द एसोसिएट कंपनी, जैसे मैंने बताया एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए कुछ पर्टिकुलर परसेंटेजेस हैं जो लगती हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ऑफ कोर्स नॉट अ सब्सिडरी। हमेशा ये बात याद रखनी है कि एसोसिएट जो है वो सब्सिडरी नहीं होती। एसोसिएट जो है वो सब्सिडरी नहीं होती, इट इज़ नॉट अ सब्सिडरी, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का दो मतलब होते हैं, एक है 21% ऑफ टोटल वोटिंग पावर उसके पास है, या फिर इट कंट्रोल्स और पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। इट कंट्रोल्स और पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। सो 21% है। एंड दूसरी चीज़, ये कंट्रोल करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग पे। एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। तो एसोसिएट कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में वोटिंग पावर आती है 21% या उससे ज़्यादा की, या कंट्रोल या पार्टिसिपेशन आता है बिजनेस डिसीजंस में। इसमें सब्सिडरीज नहीं आती बट जॉइंट वेंचर्स आते हैं, राइट। सब्सिडरीज नहीं आती बट जॉइंट वेंचर्स आते हैं। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी में अपनी होल्डिंग दिखाती है, ठीक है। सो सब्सिडरी क्या होती है? सब्सिडरी वो होती है जिसमें 51% से ज़्यादा शेयर्स या तो किसी और कंपनी ने हेल्ड किए हैं, वो दूसरी कंपनी जिसने 51% शेयर्स हेल्ड किए हैं वो होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। या फिर दे कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करने का मतलब है कि कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन डायरेक्टर नहीं बनेगा, वो ये कंट्रोल करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो पहले क्या होता था, सिर्फ परसेंटेज बेस्ड होता था, तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती थी, बट और लूप होल्स की तरह भी इसे यूज़ किया जाता था। इसीलिए इन्होंने दोनों चीज़ें कर दी कि 51% तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप बोर्ड की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल भी कर रहे हो कि कौन डायरेक्टर बनेगा, देन ऑल्सो दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ अ सब्सिडरी कंपनी। दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ अ सब्सिडरी कंपनी। एक और चीज़, इंडिया में मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज ही अलाउड है। इंडिया में मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज ही अलाउड है, इसके आगे नहीं अलाउड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो इंडिया में मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज ही अलाउड है, राइट। मूविंग फर्दर टू स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? स्मॉल कंपनी होती है सबसे पहले विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी का जो मर्जी थ्रेश होल्ड है, बट पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी में नहीं आती, बिकॉज इसमें कंप्लाइंसेस कम होते हैं, रिक्वायरमेंट्स कंपनी होती है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो सबसे पहली बात, स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती। तो स्मॉल कंपनी क्या होती है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है, या अगर प्रिस्क्राइब हो तो 10 करोड़ है, जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है, या अगर वो फर्दर प्रिस्क्राइब हो तो 100 करोड़ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के लिए 4 करोड़ एंड 40 करोड़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है, या फिर जिसका टर्नओवर
40 करोड़ या उससे कम है, दैट वुड कम अंडर द स्मॉल कंपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। और जो दूसरे आपको अमाउंट्स दे रखे हैं 10 करोड़ एंड 100 करोड़, वो रूल्स के लिए हैं कि बाई चांस आगे चल के अगर रूल्स में चेंजेस आते हैं तो ये हायर अमाउंट है, इसके ऊपर नहीं जाना। सो आपको याद होना चाहिए कि स्मॉल कंपनी वो होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है, और या जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है। तो ये दोनों चीज़ें देखने वाली हैं। जो हायर अमाउंट्स हैं वो रूल्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। ये 10 करोड़ एंड ये 100 करोड़ जो है ये रूल्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है कि आगे चल के अगर रूल्स भी रिवाइज होते हैं तो भी 4 का 10 तक ही जा सकते हैं, 10 के ऊपर नहीं जा सकते, राइट। प्रोवाइडेड नथिंग, हाँ इसमें होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं आता, सेक्शन 8 कंपनी नहीं आता, एंड एनी बॉडी जो स्पेशल एक्ट के अंडर आते हैं वो भी नहीं आते। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो ये दो तरीके से बनाई जा सकती है, या तो आप खुद बना लो, ठीक है, खुद एक इनएक्टिव कंपनी बना लो, आरओसी को लिख के दे दो, एप्लीकेशन दे दो कि भाई मैं तो आरओसी को लिख के दे दो कि भाई मुझे तो अभी कुछ नहीं करना, यू नो आई एम ओनली परचेजिंग द प्रॉपर्टी, मैं सेट्स वगैरह बना रहा हूँ, सेट आप बना सकते हो, लेकिन कोई भी मैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज़ होती है कि आरओसी अगर फाइंड आउट करे कि पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो वो वार्निंग देने के बाद जो है इसे डोरमेंट कंपनी में डाल सकती है। सो मेन यहाँ पे है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? जिसमें पिछले 2 सालों से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई। दूसरी बात, इट हैज़ नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। सो नंबर वन इज़ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई, या इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न जो पिछले 2 साल के हैं वो फाइल ही नहीं किए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिछले 2 साल के रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं होते तो आरओसी जो है कंपनी इसको नोटिस भेजती है, ठीक है। मिनिमम डोरमेंट कंपनी का किस्सा वही है, सेम है, लेकिन अगर नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं करती है, इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, देन सॉरी टू से, तो एक वार्निंग या नोटिस देने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो नेम को स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज के रजिस्टर में से नाम काट भी सकता है। सो डोरमेंट कंपनी के दो तरीके होते हैं। एक, आप खुद डिक्लेयर कर सकते हो कि आई एम डोरमेंट, मैं उस टाइम पे आप आईपीआरस ले सकते हो, असेट्स ले सकते हो, लेकिन आप इनएक्टिव रहते हो क्योंकि आप कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करते। या अगर आरओसी को पता चलता है कि ऐसी कंपनी है जहाँ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे और 2 साल के लिए एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी फाइल नहीं हुई हैं, वहाँ पे भी वो उसे डोरमेंट का टैग जो है या थप्पा जो है वो दे सकती है। इनएक्टिव कंपनी वो होती है जिसने पिछले 2 साल में कोई भी बिजनेस सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं की एंड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स भी फाइल नहीं किए। तो इस केस में क्या होता है, आरओसी नोटिस भेजता है, अगर वो फिर भी कंपनी उसे कंप्लाई नहीं करती है, देन एट द एंड ऑफ द डे रजिस्ट्रार के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का नेम जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, निधि कंपनी। निधि कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सेविंग्स की एक हैबिट डाली जाती है, डिपॉजिट्स रिसीव होते हैं एंड लेंड किए जाते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, एंड यहाँ पे विच कंप्लाइज विद सच रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपने रूल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं, प्रोड्यूसर कंपनी से कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड व्हाट आर दे? सो नंबर वन, प्रोड्यूसर कंपनीज़ की एक्टिविटी होती है जहाँ वो प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये सब प्रोड्यूसर कंपनीज़ में रजिस्टर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रोसेसेस जैसे क्रॉप्स के ऊपर करे जाते हैं, फॉर प्रिजर्विंग देम, ड्राइंग देम, डिस्टिलिंग देम, ऐसा भी वो कुछ कर रही हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कैन बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। उसके बाद मशीनरी, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, जो प्राइमरी प्रोड्यूस में उनकी ज़रूरत है उन्हें मैन्युफैक्चर करना, बेचना, सप्लाई करना, एजुकेशन देना म्यूचुअल असिस्टेंस पे कि दोनों लोग मिलके कैसे काम कर सकते हैं, टेक्निकल सर्विसेज देना, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, ट्रेनिंग, आर एंड डी करना, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। उसके बाद पावर से रिलेटेड, अगर वो पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लैंड एंड वाटर रिसोर्स को देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो
सो इवन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी इसमें इंक्लूड होता है। इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, अगर आप प्रोड्यूसर्स को इंश्योरेंस दे रहे हो या उनकी प्रोड्यूस को इंश्योरेंस दे रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो कैन बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। देन प्रमोटिंग टेक्निक्स हो गया, वेलफेयर हो गया, और इनके साथ रिलेटेड सारी एंसिलरी एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज भी साथ में आ जाती हैं, एंड इनके लिए फाइनेंसेस प्रोवाइड करना ऑल्सो। NBFC जो है, NBFC इज़ लाइक अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC इज़ मोर लाइक, इनकी हरकतें तो बैंकों वाली हैं बट ये है नहीं बैंक। तो जो ई फाइनेंशियल कंपनी होती है, इसमें जैसे कि लोन्स ग्रांट करना, एडवांसेस ग्रांट करना, अक्वायर करना, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सो दिस इज़ NBFC, दिस इज़ NBFC एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज। आई होप कि आपको एक क्विक रिविजन मिल गई है। डिटेल्ड वीडियोज़ इसमें आगे आपको मिल जाएंगी, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। यू कैन गो ahead and check those videos, right? Thank you very much. I will see you super soon in another video with a one short revision of types of directors that you will surely enjoy. Telegram channel को join कर लेना, pin comment में से notes ले लेना, and I will see you super soon with another video. Bye bye. Thank you very much.